Hello students, welcome to Prep IAS. मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द करंट अफेयर्स ऑफ 22 जून। तो शुरू करते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है GS1 से पॉपुलेशन में से कैश प्राइज फॉर नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो एक बहुत अजीब सा या आप कह सकते हैं बहुत यूनिक सा इनिशिएटिव लिया गया है जब सारे स्टेट्स इस तरफ भाग रहे हैं कि पॉपुलेशन को कम करना है। हमने कल ही देखा था आसाम ने सोचा कि गवर्नमेंट स्कीम्स में भी पॉपुलेशन नॉर्म्स लगाए जाए। वहीं मिजोरम के एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कैश प्राइज अनाउंस किया है उन पर्सनस के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जिनके सबसे ज़्यादा बच्चे हैं। तो समझेंगे क्या इशू है। देन GS2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज में से हमारे पास पहला है सुप्रीम कोर्ट आस्क गवर्नमेंट डिसीजन ऑन एक्स ग्रेशिया पेमेंट। तो जितने भी कोविड के कारण जितने भी लोगों की डेथ हुई है उनको एक्स ग्रेशिया पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में सेंटर से पूछा है। तो क्या है पूरा इशू उसको भी समझेंगे। देन अ केस टू डिक्रिमिनलाइज सुसाइड। तो ये एक एडिटोरियल है हिंदू का, इसमें सुसाइड से रिलेटेड जो सेक्शन हैं IPC में उनको डिक्रिमिनलाइज करने की जरूरत है, ऐसा जो ऑथर हैं वो कह रहे हैं। तो क्या पूरा इशू है इसको देखेंगे। पावर्टी द स्टेट ऑफ इंडिया पुअर मस्ट बी एक्नॉलेज्ड। तो ये भी एक एडिटोरियल है द हिंदू का, इसमें ये चीज़ों को हाईलाइट किया गया है कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है हमें पावर्टी के फिगर्स को अपडेट करने की। कितने लोग हमारे देश में सच में पुअर हैं, उनको वापस से हमें अपडेट करने की ज़रूरत है। तो क्या है पूरा इशू इसको देखेंगे। GS3 में इकोनॉमी टॉपिक में से बैन ऑन फ्लैश सेल्स ऑन ई-कॉम वेबसाइट्स। तो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स जैसे बहुत सारी बिग फेस्टिव सीजन सेल्स लाती हैं, तो उसके कारण जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट है उस पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। कई सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि ऑर्डर प्लेस हो जाता है लेकिन डिलीवरी नहीं होती। तो इसके कारण बैन लगाई गई है फ्लैश सेल्स पे ई-कॉमर्स वेबसाइट्स की। तो पूरे इशू को समझेंगे डिटेल में। डिफेंस में से दो टॉपिक्स आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक है इंडिजीनियस LUH यानी कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। तो इंडिजीनियस हम लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स बना रहे हैं। एंड देन थिएटर कमांड्स के बारे में समझेंगे कि क्या है ये और क्या इंपॉर्टेंस है इनकी। आगे बात करते हैं GS4 में। आज हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो शुरू करते हैं टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी के साथ। तो देखो, पीपल डू नॉट डिसाइड देयर फ्यूचर, दे डिसाइड देयर हैबिट एंड देयर हैबिट डिसाइड देयर फ्यूचर। तो आप अपनी हैबिट से ही अपने फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। जैसे कि हमारी ये हैबिट है DNA डिस्कस करने के लिए रोज़, तो अगर हम इस हैबिट के साथ चलते रहे तो जल्दी गोल तक पहुंचेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं पहले आर्टिकल के साथ। कैश प्राइज अनाउंस फॉर द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो हमने देखा बहुत सारे जगहों पे पॉपुलेशन नॉर्म्स लगाने की बात हो रही थी। वहीं पे मिज़ोरम में एक अलग इनिशिएटिव देखने को मिला है, और ये इनिशिएटिव है कि मिज़ोरम के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने एक कैश प्राइज अनाउंस किया है 1 लाख रुपए तक का, ठीक है। और इसमें बोला है जिस भी लिविंग पर्सन के सबसे ज़्यादा बच्चे होंगे हम उसे 1 लाख रुपए का कैश प्राइज देंगे। और ये उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए किया है कि जो मिज़ो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रही है। हम 2-3 दिन से ये पॉपुलेशन से रिगार्डिंग आर्टिकल्स पढ़ भी रहे हैं। हमने पहले चाइना का आर्टिकल पढ़ा था, ठीक है, कि चाइना में किस तरह से पॉपुलेशन नॉर्म्स को कर्ब किया जा रहा है अब, क्योंकि वहाँ पे एजिंग की जो फिनोमिना है वो बढ़ता जा रहा है। जो एजिंग है वहाँ पे लोगों की बढ़ रही है, वर्किंग एज पॉपुलेशन कम होती जा रही है, जिसके कारण HR रिसोर्स कम हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्स कम हो रहा है। कल्चर जो है उसको प्रिजर्व करने के लिए कोई नहीं रहेगा अगर ऐसे ही एजिंग होती रही तो ये सारे इश्यूज के कारण चाइना में पॉपुलेशन नॉर्म्स को हटा दिया गया है, कम कर दिया गया है। इसी से हमने देखा था कि इंडिया को भी लेसन लेने की जरूरत है, क्योंकि सिक्किम, लक्षद्वीप, ये जो ऐसे एरियाज हैं यहाँ पे पॉपुलेशन इसी ट्रेंड में आगे बढ़ रही है, चाइना के ट्रेंड में ही आगे बढ़ रही है, ठीक है। एजिंग हो रही है पॉपुलेशन की, और हमारा जो रिप्लेसमेंट रेट है 2.1, ये भी कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो जिनकी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 से कम हो रही है। तो ऐसे में ये एक अच्छा इनिशिएटिव आप कह सकते हैं, एक यूनिक इनिशिएटिव कह सकते हैं, और इनको आप अपनी केस स्टडीज में यूज़ कर सकते हैं मेंस के आंसर्स में। जैसे हमने देखा था आसाम में पॉपुलेशन नॉर्म्स लगाए जा रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम्स पे, ऐसा प्रपोज्ड है। तो उस पर भी ये चीज़ें बोली जा रही थी कि आपका जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 1.9 है, यानी कि रिप्लेसमेंट रेट से भी कम है, तो फिर आप ये पॉपुलेशन नॉर्म्स क्यों लगा रहे हो। तो ऐसे में ऐसे जो इनिशिएटिव्स हैं मिजोरम के, ये इनिशिएटिव्स एक स्टैंडर्ड वे की तरह सामने आ सकते हैं, एक केस स्टडी की तरह हम यूज़ कर सकते हैं मेंस के आंसर्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन हमारे पास सेकंड इशू है सुप्रीम कोर्ट आस्क सेंटर ऑन एक्स ग्रेशिया पेमेंट। तो देखो, कोविड हुआ, ठीक है। एक्स ग्रेशिया क्या होता है पहले मैं बता देती हूँ। एक्स ग्रेशिया का मतलब है जो भी लोगों को डिजास्टर के कारण जिन भी लोगों की डेथ होती है या कुछ भी जान या माल का नुकसान होता है, तो उस केस में सेंटर जो है, गवर्नमेंट जो है वो उनको कुछ भुगतान करती है, कुछ कंपनसेशन देती है, ठीक है। तो उसको एक्स ग्रेशिया कहा जाता है। और इसका प्रोविजन है हमारे DM एक्ट
यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 में इसका प्रोविजन है। ठीक है, अब यहाँ पे इश्यू पहले समझते हैं, फिर इसको डिटेल में समझेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक पिटीशन गई जिसमें ये कहा गया कि सेंटर जो है, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये कहा था कि हम कोविड-19 पेंडेमिक को एक डिजास्टर के फॉर्म में नोटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत। अब अगर आपने इसको एक डिजास्टर के फॉर्म में नोटिफाई किया है तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का सेक्शन 12 ये कहता है कि आपको इस केस में अगर किसी की भी डेथ होती है तो आपको उसको एक्सक्रेशिया देना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा, ये आपकी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। लेकिन फिर भी सेंटर जो है वो किसी को भी एक्सक्रेशिया दे ही नहीं रहा है। बीच में बात हुई थी कि 4 लाख कंपनसेशन दिया जाएगा जिनकी भी डेथ हुई है कोविड के कारण, लेकिन फिर इसको वापस ले लिया गया। तो इसमें पिटिशनर ये कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से पूछा कि क्या आप मानते हैं कि कोविड को आपने डिजास्टर का नाम दिया है और क्या आप कोविड के जो डेथ हुई हैं उनको एक्सक्रेशिया देंगे। तो सेंटर ने ये कहा है कि हम एक्सक्रेशिया नहीं देंगे, हम उसकी जगह मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम वैक्सीनेशन के लिए और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, मेडिकल केयर है, ऑक्सीजन है, इन सब पे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। इसीलिए हमारे पास पैसा ही नहीं है उनको देने के लिए। हमारे पास जो पैसा है उसको हम इस मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच में लगा रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने फाइनेंस कमीशन का भी ये हवाला दिया है कि फाइनेंस कमीशन ने डिजास्टर के लिए 15,000 करोड़ रुपए अलोकेट किए थे। अब हमारे यहाँ पे 25,000 करोड़ का खर्चा हो रहा है, तो हम कैसे कैसे एक्सक्रेशिया लोगों को दें, प्रोवाइड करें। तो ये पूरा इशू था। अब इसमें हमको जानना ज़रूरी है कि डीएम एक्ट जो है इसमें क्या क्या प्रोविजन है। उससे पहले हम इस सेक्शन 12 की बात करते हैं। ठीक है, इस सेक्शन 12 में ये कहा गया है कि जो भी लोग जिनकी भी डेथ होगी, ठीक है, रिलीफ मेजर के तौर पे उनको एक्सक्रेशिया दिया जाएगा। कितने का? 4 लाख रुपए का। ये नए रूल जो आए थे उसमें कहा गया था। एक्सक्रेशिया का जो प्रोविजन है वो डीएम एक्ट में है। अब ये सेक्शन 12 की तो हमने बात कर ली, इसके अलावा सेक्शन 2D की बात करते हैं। ठीक है, सेक्शन 2D जो है ये डिजास्टर्स को डिफाइन करता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में। ठीक है, तो डिजास्टर्स को डिफाइन करता है और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ही है जिससे हम डिजास्टर्स को मैनेज करते हैं इंडिया में। ठीक है, इसके बाद कुछ और प्रोविजन है डीएम एक्ट में, जैसे सेक्शन 51। इसके बारे में हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था। तो ये जो सेक्शन 51 है इसमें पेनल्टी का प्रोविजन है। इसमें सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटीज का प्रोविजन है कि अगर कोई भी डीएम एक्ट को वायलेट करता है तो उस केस में उसके ऊपर सेक्शन 51 के अंतर्गत इम्प्रीजनमेंट हो सकता है, फाइन लग सकता है। ओके, और इसके अलावा सेक्शन जो डीएम एक्ट है इसमें एक है प्रोविजन एनडीआरएफ का, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। जितने भी ग्रांट्स डिजास्टर को मैनेज करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए दिए जाएंगे सेंटर को या किसी को भी, किसी भी इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल को, वो एनडीआरएफ में जमा होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें एनडीएमए का प्रोविजन है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर और यही सारी पॉलिसी मेकिंग करती है डिजास्टर्स के लिए। उसके अलावा एक है नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, ये जो है ये बेसिकली नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाती है और ये असिस्ट करती है एनडीएमए को। ठीक है, इन सब के अलावा एसडीएमए भी है। ठीक है, जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं। ऑलराइट, और इन सब के अलावा आपको पता होना चाहिए एक डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में। ओके, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल के बारे में, आई एम सॉरी। ठीक है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल आई थिंक आपको पता होगा, इस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल होती है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं प्रिवेंशन की। ओके, यहाँ पे हम बात करते हैं मिटिगेशन की, यहाँ पे बात करते हैं प्रिपेयर्डनेस की, यहाँ बात करते हैं रिस्पॉन्स की, रिहैबिलिटेशन की एंड देन रिकवरी की। तो ये देखो क्या है ना कि ये एक साइकिल है कि इस तरह से हम डिजास्टर मैनेजमेंट को प्लान करते हैं कि पहले प्रिवेंशन होना चाहिए। अगर इन केस प्रिवेंशन नहीं हो पाया, डिजास्टर हो गया, आ गया, तो आप उसको किस तरह से मिटिगेट करेंगे, किस तरह से उसकी सिवियरिटी को कम करेंगे, किस तरह से आप उसको प्रिपेयर्ड रहेंगे उसके लिए। यहाँ पे कभी डिजास्टर हो गया तो आप किस तरह से उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या आप रिहेबिलिटेशन के लिए प्लान्स करेंगे और किस तरह से आप रिकवरी के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है मीन्स के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डीएम एक्ट ऑफ 2005। तो डीएम एक्ट 2005 के बारे में बताना है। सेक्शन 2D डिफाइंस डिजास्टर। सेक्शन 2D डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का डिजास्टर को डिफाइन करता है, सही है। देन देयर इज अ प्रोविजन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिजास्टर प्रोन जोन्स। डिजास्टर प्रोन जोन्स का डिमार्केट करने का डिक्लेरेशन भी है इस प्रोविजन, इस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में। ये गलत है।
देखो यही इसकी लैकिंग है, ठीक है, यही इसका लूपहोल है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में डिजास्टर प्रोन जोन्स को डिक्लेयर करने का कोई प्रोविजन ही नहीं है। आप कैसे प्लान करोगे जब आपको पता ही नहीं है, आपके पास मैपिंग ही नहीं है कि कहाँ पे डिजास्टर ज्यादा आ सकते हैं, कौन से एरिया ज्यादा प्रोन है। तो ये इसका एक लूपहोल है, ठीक है। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, ओनली वन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। ये आज का एक एडिटोरियल है सुसाइड्स को डीक्रिमिनलाइज करने का, ठीक है। तो देखो क्या है इसमें, क्या बोला गया है, सब कुछ बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले WHO की एक रिपोर्ट ने ये कहा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा सुसाइड्स होती हैं इन साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, और वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा थर्ड लार्जेस्ट सुसाइड्स फीमेल्स में इंडिया में होती हैं, ठीक है। NCRB का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ये डाटा है कि 1 लाख से ज़्यादा केसेस हर साल आते हैं 2018 में, ये डाटा है 2018 का, कि 1 लाख से ज़्यादा केसेस हर साल आते हैं सुसाइड्स के। इसके अलावा सुसाइड रेट जो है पहले 9.9 हुआ करता था 2017 में, अब ये 10.2 हो गया है 2018 में, ठीक है। तो इस तरह से सुसाइड रेट बढ़ता जा रहा है। तो सुसाइड हमारे यहाँ एक बहुत ज़्यादा कंसर्न का इशू है, लेकिन हम इसको यहाँ पे सुसाइड्स क्यों होते हैं इसको समझने की ज़रूरत है। रीज़न क्या है इसका? तो रीज़न है इसका कि डिप्रेशन हो सकता है, सीरियस क्रोनिक इलनेस हो सकती है, अब्यूज़ हो सकता है, सब्सटेंस अब्यूज़, ठीक है, एग्जाम्स फेल हो गए या फिर आपने किसी अपने लव्ड वंस को खो दिया, इन सब केसेस में डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ के केसेस में ज़्यादातर सुसाइड देखने को मिलते हैं। अब इंडिया में इससे डील करने के लिए एक सेक्शन है, सेक्शन 309 ऑफ IPC। देखो ये कॉलोनियल एरा का सेक्शन है, ठीक है, IPC का सेक्शन 309। इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी पर्सन सुसाइड अटेम्प्ट करता है और सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद अगर वो बच जाता है, अगर सुसाइड अटेम्प्ट होने के बाद वो सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर तो गया, और अगर बच गया तो उस केस में वो उसको बुक किया जाता है इस सेक्शन 309 ऑफ IPC के अंतर्गत। और इसमें सुसाइड को एक क्राइम माना गया है अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट द रिलीजन, और ये कॉलोनियल एरा का लॉ है। पर इसमें ये ध्यान देने की बात है कि जो कॉलोनियल एरा का लॉ है, ब्रिटिश कॉलोनी थी हम, है ना, हम ब्रिटिश कॉलोनी थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने खुद अपने यहाँ ब्रिटेन में इस लॉ को उन्होंने रिपील कर दिया है, हटा दिया है। तो खुद उन्होंने हटा दिया लेकिन हमने नहीं हटाया है, तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि हमें यहाँ पे रिफॉर्मेटिव ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है जो लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं, उनको रिफॉर्मेटिव ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है रैदर देन इम्प्रीजनमेंट देने की, ठीक है। तो आप उनको सज़ा मत दीजिए, इंस्टीड उनका इलाज कीजिए, उनको रिफॉर्म कीजिए, ठीक है। अब इसके देखो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों हैं इस सेक्शन के। पहले हम बात करते हैं इसके पॉजिटिव्स की, ठीक है। तो पॉजिटिव्स की बात करें अगर, तो इसमें ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996, इस केस में ये कहा गया था कि जो ये सेक्शन 309 है वो सही है, और इसीलिए सही है वो क्योंकि राइट टू लाइफ जो है ये हमारे आर्टिकल 21 में इंश्राइंड है, ठीक है। 21 में ये बोला गया है कि राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं बोला गया है कि आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। राइट टू वेव ऑफ कहीं नहीं है आपके पास। दूसरी चीज़ ये कि सुसाइड जो है ये इननेचुरल डेथ है ना, तो इसको आप ज़बरदस्ती आप अपनी लाइफ को ख़त्म करना चाह रहे हैं, आप 21 आर्टिकल का वायलेशन कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे सेक्शन 309 को इन्होंने अपहोल्ड किया था, ठीक है, इस केस में। इसके बाद अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो था उसने भी यहाँ पे सेक्शन 309 को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया था। लेकिन इसके पॉजिटिव एक और ये चीज़ भी कही जाती है कि कई बार ऐसा होता है कि सिटीजन जो हैं वो गवर्नमेंट को थ्रेटन करने के लिए, सिस्टम को थ्रेटन करने के लिए ऐसे कोशिशें करते हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे अगर उनकी डिमांड पूरी नहीं होती है। तो उस केस में अगर हम सेक्शन 309 को हटा देते हैं तो फिर हमारे पास कोई लॉ ही नहीं रहेगा ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए, ठीक है। लेकिन अब नेगेटिव्स की बात करते हैं। नेगेटिव्स क्या है? मारुति श्रीपति वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इस केस में ये कहा गया था कि सेक्शन 309 जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा कहा बॉम्बे हाईकोर्ट ने। ऐसा क्यों कहा? उन्होंने बोला आर्टिकल 19 की जब हम बात करते हैं तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, स्पीच की बात करते हैं, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में ये भी तो राइट है कि आप राइट टू साइलेंस भी तो है, आप साइलेंट भी तो रह सकते हैं, आप कुछ नहीं बोलना भी तो राइट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में ही आता है ना। तो इस तरह से अगर आप उसमें एक फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ फॉर्मिंग एसोसिएशंस, लेकिन आप एसोसिएशन नहीं फॉर्म करते तो भी आपको सज़ा तो नहीं दी जाती, तो ऐसा फिर आर्टिकल 21 में आप क्यों कर रहे हो? तो इनके हिसाब से आर्टिकल 14 और 21 जो है इनका वायलेशन हो रहा है सेक्शन 309 के अंतर्गत, ठीक है। तो सेक्शन 309 आर्टिकल 14 और 21 का वायलेशन करता है। लॉ कमीशन ने भी कई सारी रिपोर्ट्स में अपने कहा है कि सेक्शन 309 को रिपील कर देना चाहिए। इसके अलावा मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 आया।
इसमें ये कहा गया कि एक एक्सेप्शन रखा गया, ठीक है, कि अगर किसी पर्सन को सीवियर स्ट्रेस में या मेंटल डिसऑर्डर के अंतर्गत वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो उसके ऊपर सेक्शन 309 नहीं लगेगा। यानी कि सुसाइड्स को इन्होंने डिक्रिमिनलाइज कर दिया, लेकिन अभी तक सेक्शन 309 को हटाया नहीं गया है। और ऐसे केसेस का क्या, जहाँ पे सीवियर स्ट्रेस प्रूव नहीं हो पाए, जहाँ पे मेंटल डिसऑर्डर प्रूव नहीं हो पाए, उनको तो आप फिर सेक्शन 309 में बुक कर दोगे। तो इन सारे लूप होल्स को एड्रेस करने की बात कही है यहाँ पे ऑथर ने। तो ये पूरा इशू था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है सोसाइटी वाले टॉपिक में से, ओके, और गवर्नमेंट स्कीम्स में से भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके लिए मेंस का है, डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डिक्रिमिनलाइजिंग सुसाइड इन इंडिया। तो डिक्रिमिनलाइज करना सुसाइड को इंडिया में, इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, इसको आपको बताना है। एक और चीज़ मैं आपको इंटरेस्टिंग सी बताती हूँ, आपने एमाइल दरखाइम का नाम सुना होगा, जिनका भी ऑप्शनल है सोशियोलॉजी, उनको पता होगा इसके बारे में। एमाइल दरखाइम ने ये कहा कि सुसाइड जो है ये सिर्फ साइकोलॉजिकल फिनोमेना या इंडिविजुअल फिनोमेना नहीं है, ये एक सोशल फिनोमेना भी है, इसके पीछे सोशल फोर्सेस भी होती हैं। तो आप किसी इंडिविजुअल को यहाँ पे दोषी नहीं करार कर सकते कि उसने सुसाइड किया तो उसको इम्प्रीजन कर दो, ठीक है। तो ये एक वैल्यू एडिशन है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। द स्टेट ऑफ इंडिया पुअर मस्ट बी एक्नॉलेज्ड। तो इंडिया के पुअर्स का जो स्टेट है उसको एक्नॉलेज करने की जरूरत है, इस एडिटोरियल में ये कहा गया है। वर्ल्ड बैंक की पावर्टी लाइन क्या बोलती है कि $2 अगर कोई इंसान एक दिन में खर्च कर सकता है तो वो पावर्टी लाइन के ऊपर है, जो नहीं खर्च कर सकता वो पावर्टी लाइन के नीचे है। लेकिन जो हमारी सी रंगराजन लाइन है जो अभी चल रही है, ठीक है, जिसके हिसाब से 29% लोग हमारे इंडिया में पावर्टी लाइन के बिलो आते हैं, वो भी इससे कम है, ठीक है, मतलब वो इससे भी कम स्टैंडर्ड्स को अपनाती है 29% पता करने के लिए। तो ऑथर का कहना है कि असल में हमारे यहाँ जो लोग बिलो पावर्टी लाइन है वो इससे बहुत ज़्यादा है, 29% से बहुत ज़्यादा है। और ऐसा वो कई सारे फैक्ट्स रखते हैं अपने सामने कि हाँ, एक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया जो था वो 99th रैंक पे था आउट ऑफ 131 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो ये एक बहुत बुरी स्थिति को दिखाता है। देन जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें भी हमारी रैंक जो है वो गिरी है, और इंडिया में सीरियस हंगर कंसर्न है, ठीक है, सीरियस हंगर कंसर्न है अबाउट दिस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ये देखा गया। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हुआ उसमें भी देखा गया कि माल न्यूट्रिशन का जो आंकड़े थे बहुत ज़्यादा आए। IMR यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था, MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा आया। तो हमारे यहाँ हेल्थ के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, और ये सीधा इशारा करते हैं कि हमारे यहाँ पावर्टी ज़्यादा है। क्योंकि देखो ये सारे न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, और न्यूट्रिशन डायरेक्टली पावर्टी से रिलेटेड होती है। कितना आपके हाथ में पैसा है उतने आपके पास न्यूट्रिशन होगा, ऐसा जनरली देखा जाता है, जनरल रूल ये है। तो अगर ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं तो उसका एक कॉज ऑफ कंसर्न पावर्टी भी है। SDG गोल्स पे हमने देखा कि हम स्लाइड कर रहे हैं, हमारी रैंक गिरती जा रही है। MPI यानी कि मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स में हालांकि ये कहा गया कि 271 मिलियन लोगों को हमने इंडिया में 2006 से 2016 के बीच में 271 मिलियन लोग जो हैं पावर्टी से बाहर आए हैं। लेकिन वर्ल्ड बैंक का डाटा ये भी दिखाता है कि पेंडेमिक के कारण 134 मिलियन लोग हो गए हैं अब बिलो पावर्टी लाइन। पहले जो 60 मिलियन लोग होते थे, कुछ 60 प्लस मिलियन लोग पावर्टी के नीचे होते थे, पावर्टी लाइन के नीचे, अब वो 134 मिलियन हो गए हैं आफ्टर पेंडेमिक। उसके बाद पावर्टी जो है वो इंक्रीज होती हुई दिखी है। इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन होता था ग्लोबल पावर्टी में, पहले वो था 53%, 57.3% था ये, और अब यही जो है ये 59% हो गया है। तो पहली बार देखा गया है कि 45 ईयर्स के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस 45 ईयर्स के बाद यहाँ पे फिर से पावर्टी में इंक्रीज देखा जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे पावर्टी लाइन को लेकर एक डिबेट छिड़ जाती है, ठीक है। जैसे पहले जो तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से यहाँ पे सिर्फ 25.7% लोग थे जो पावर्टी के नीचे थे, पावर्टी लाइन के नीचे थे, बिलो पावर्टी लाइन थे। फिर आई रंगराजन कमेटी रिपोर्ट, उसमें 29% लोग ऐसे आए, ठीक है। लेकिन ऑथर का कहना है कि ये भी इनफ नहीं है, अभी और लोग हैं जो पावर्टी के नीचे हैं, हम दिखा नहीं रहे हैं। अब क्यों ज़रूरत है इसको दिखाने की कि पावर्टी के जो एक्चुअल आंकड़े हैं उसको सामने लाने की क्यों ज़रूरत है? इसको पहली ज़रूरत ये है कि अगर ऐसा हो जाता है कि हम प्रॉपरली पावर्टी को एवेल्युएट कर लेते हैं हमारे देश में, तो हम बेटर सिक्योरिटी दे पाएंगे पुअर्स को। जो जैसे मिनिमम वेजेस हैं उनको हम इंक्रीज कर पाएंगे। जो गिग इकोनॉमी है, गिग जैसे
ओला ड्राइवर्स हो गए, जो गिग इकोनॉमी फ्रीलांसर पे काम करते हैं, उनको हम सोशल सिक्योरिटी दे पाएंगे। तो इस तरह से पुअर पीपल को हम ज़्यादा सिक्योरिटी दे पाएंगे। देन पॉलिसीज़ को हम उस हिसाब से इवेल्युएट कर पाएंगे कि जो हम पॉलिसीज़ पुअर पीपल को टारगेट करने के लिए रख रहे हैं, क्या सच में वो उतना काम कर रही हैं, कितना पावर्टी कम हुई है उनको लेकर, कितना पावर्टी पे असर हुआ है उन पॉलिसीज़ को लेकर, ये सब हम इवेल्युएट कर पाएंगे। अकाउंटेबिलिटी हम बढ़ा पाएंगे रिप्रेजेंटेटिव्स पे कि एक्चुअल आंकड़े ये हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो बीपीएल है, बिलो पावर्टी लाइन है, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन लोगों के प्रति, ये हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को कह पाएंगे। देन जब हम बिलियनियर्स का जो राइज हो रहा है हमारे इंडिया में, जब हम उसको बहुत शान से दिखाते हैं, तो हम पावर्टी के आंकड़ों को क्यों शान से नहीं दिखा पाते, क्यों हम इनके ऊपर रिफॉर्म्स नहीं कर पा रहे, ये क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे ऑथर ने। और इसीलिए ऑथर कहते हैं कि यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स की ज़रूरत है, ओवरऑल इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है इन पावर्टी लाइन के आंकड़ों को लेकर। ठीक है, तो ये पूरा इशू था। मेजरली यहाँ पे इंपॉर्टेंस बताई थी कि क्या हमें अपडेट करने की ज़रूरत है पावर्टी लाइन को और पावर्टी लाइन के डाटा को। ठीक है, तो ये पूरा इशू था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ। देखिए नेक्स्ट इशू है सेंटर मूव्स बैन ऑन फ्लैश सेल्स ऑन ई कॉम साइट्स। तो ई कॉम साइट्स जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, इसमें जो फेस्टिव सेल्स आती है ना, जो बिग फेस्टिवल सेल्स आती हैं, तो ये फ्लैश सेल्स होती हैं। सेंटर ने बोला है कि हम इनको बैन करते हैं। अब ये ऐसा क्यों हुआ है? तो देखो, पहली चीज़, कन्वेंशनल सेल्स जो होती हैं इन साइट्स पे, उसको बैन नहीं किया गया है। ठीक है, बैन किया गया है फ्लैश सेल्स को, जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये साइट्स करती हैं। ठीक है, अब क्यों किया गया है? पहला रीज़न है यहाँ पे कि इनका डीप डिस्काउंटिंग का जो वे है, उसके कारण जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। दूसरी चीज़ ये कि इन्होंने मार्केट डोमिनेंस का बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाया है। ऐसी इनको सेंटर को कंप्लेंट्स मिली हैं कि मार्केट डोमिनेंस का बहुत गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तीसरा ये कि इन्होंने जो चॉइस है कंज्यूमर के पास, वो बहुत कम छोड़ी है, बहुत लिमिटेड कर दी है इन्होंने चॉइस, बार बार डिस्काउंट्स देकर, और एक तरह से प्रॉफिटेबल जो था बिजनेस पहले इंडिया में, उसको इम्प्रॉफिटेबल बना रहे हैं ये जो साइट्स हैं। इसके अलावा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं ये कुछ सेलर्स को। इन सब के अलावा एक इशू ये भी है कि कई सारी कंप्लेंट इनको मिली है ये कि जो डिलीवरी होनी चाहिए, ऑर्डर्स जो प्लेस हो रहे हैं उनकी डिलीवरी नहीं हो रही है, बहुत बाद में जाके कैंसिल हो जा रही है डिलीवरी। तो ऐसे सारे कंप्लेंट्स मिली हैं सेंटर को, जिसके बाद सेंटर ने बोला है कि हम इन फ्लैश सेल्स को बैन करते हैं। ऐसा कैसे किया इन्होंने? कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स के अंतर्गत। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स थे, ठीक है, ये थे रूल्स 2020 के, इसके अंतर्गत इन्होंने इन फ्लैश जो सेल्स थी इनको बैन कर दिया है। अब इसमें 2-3 प्रोविजंस थे। पहला प्रोविज़न तो ये कि कंपटीशन को अगर ये डाउनग्रेड करते हैं, ऐसी साइट्स जो हैं वो डाउनग्रेड करती हैं कंपटीशन को, तो इनको फ्लैश बैन सेल्स पे बैन लगाई जा सकती है। दूसरी चीज़ इन्होंने बोली कि एक कंप्लाइंस ऑफिसर होना चाहिए हर ऐसी साइट के पास, ठीक है, जो कंप्लाई कर सके, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ है हमारा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का, उसको कंप्लाई करने के लिए कंप्लाइंस ऑफिसर होना चाहिए हर कंपनी में। देन एक ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर होना चाहिए, जो नोडल ऑफिसर होगा, जो भी कंप्लेंट्स आएंगी कंज्यूमर्स की, ग्रीवेंसेस आएंगे, उनको रिड्रेस करने के लिए। तो ये पूरी चीज़ें इश्यूज थे, ठीक है। और इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि जो सस्पेंशन है अभी बिग फेस्टिव सेल्स पे, ये भी क्लियर नहीं हुआ है। इसके ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो बिग फेस्टिव सेल्स आती हैं, जो बहुत ज़्यादा लिमिट कर देती हैं कंज्यूमर की चॉइसेस को, वो उनके ऊपर ये बैन हो सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। डिफेंस से रिलेटेड ये इशू है। आर्मी टू गेट इंडिजीनियस लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स इन दिसंबर 2022। तो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स आर्मी के पास आ सकते हैं बाय 2022 और ये इंडिजीनियस होंगे। अब देखो, अभी हमारे यहाँ पे चेतक और चीता हेलीकॉप्टर यूज़ किए जाते हैं और रशिया का KA-226 हेलीकॉप्टर यहाँ पे यूज़ किया जाता है, लेकिन ये अब बहुत ज़्यादा पुराने हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ज़रूरत है नए हेलीकॉप्टर्स की, इंडिजीनियस हेलीकॉप्टर्स की, लाइट यूटिलिटी वाले। तो उसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है, उन्होंने बोला है कि हम 2022 तक आपको 6 नए LUH देंगे आर्मी को, ठीक है। तो अब यहाँ पे इशू आता है इंडिजीनियस, प्लीज़ पार्डन मी फॉर द स्पेलिंग, इंडिजीनियस डिफेंस इक्विपमेंट्स की, ठीक है। यहाँ पे इसकी ज़रूरत है। अब क्यों ज़रूरत है इसकी? देखो,
इंडिजीनियस डिफेंस हमारा, अगर हम बैकग्राउंड को देखें हमारा, तो हमारा अच्छा रहा है इंडिजीनियस डिफेंस को लेकर बैकग्राउंड। हमने इंटीग्रेटेड मिसाइल गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया था, ठीक है, जो हमारे अब्दुल कलाम जी जो थे उन्होंने लीड किया था, जिसमें हमने 5 मिसाइल सिस्टम बनाए थे, जिनका नाम हम ऐसे याद रख सकते हैं: पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि। ऐसे 5 हमने मिसाइल सिस्टम खुद बनाए थे। उसके अलावा हमने ब्रह्मोस बनाया है इजराइल के साथ मिलके, फ्रांस के साथ मिलके हम अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, सॉरी ये हमने रशिया के साथ मिलके बनाया है, और हम अलग अलग और भी इजराइल और फ्रांस के साथ एग्रीमेंट्स करके अपनी जो टेक्नोलॉजी है डिफेंस टेक्नोलॉजी को, उसको अपग्रेड करते जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें और भी 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूं कि इंडिजनाइजेशन से क्या प्रॉफिट्स हो सकते हैं हमको। पहला तो देखो, हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, तो हमारी इकोनॉमी के लिए भी सही होगा। उसके बाद हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो कम होगा। कैसे? इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट आर्म बायर है, ठीक है, हम सबसे ज़्यादा आर्म्स खरीदते हैं आफ्टर सऊदी अरेबिया। इसके अलावा हमारा हालांकि जो बजट है वो बहुत अच्छा है, 5th लार्जेस्ट हमारा बजट रहता है डिफेंस को लेकर पूरे वर्ल्ड में, लेकिन फिर भी हम 60% जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो बाहर से लेते हैं। इसके अलावा अगर ये हो जाता है, इंडिजिनाइजेशन हो जाता है, तो हमारा फिस्कल डेफिसिट भी कम होगा और हम इंडिजीनियसली ये डिफेंस इक्विपमेंट्स बना पाएंगे। इसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ओके। फिर स्ट्रेटेजिकली भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि सिक्योरिटी कंसर्न से भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ हमारे पाकिस्तान है, दूसरी तरफ हमारे चाइना है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें ज़रूरत है कि हम खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करें रैदर देन हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र लें किसी और से, ठीक है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स अभी तक हमने लिए हैं डिफेंस के इंडिजिनाइजेशन को लेकर इंडिया में, ठीक है। ये आपको मुझे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में कमेंट सेक्शन में बताना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है ये, ठीक है, CDS टू चेयर मीट ऑन थिएटर कमांड्स। तो CDS कौन है? हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। ये हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन होते हैं? तीनों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों के रिसोर्सेज को लेकर जो भी फैसले होते हैं वो CDS लेते हैं, ठीक है। और इन्होंने एक डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स भी है, ठीक है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स जो है उसको हेड करते हैं CDS, और ये जितने भी इंटर सर्विस प्रोक्योरमेंट करने होते हैं डिफेंस इक्विपमेंट के, उनके फैसले ये लेते हैं और सीधे गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं ये, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि हम थिएटर कमांड्स के ऊपर मीटिंग रखेंगे, ठीक है। अब थिएटर कमांड क्या होते हैं पहले ये समझते हैं, फिर इशू को समझेंगे। थिएटर कमांड का मतलब होता है जॉइंट कमांड, ठीक है। जॉइंट कमांड मतलब क्या है? देखो, हमारे यहाँ आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स है, ठीक है। अब इन तीनों के अपने अपने रिसोर्सेज हैं। जॉइंट कमांड में क्या होता है, इन तीनों के रिसोर्सेज को हम मिला के एक रिसोर्स बनाते हैं, और ये एक रिसोर्स जो है ये किसी एक कमांडिंग ऑफिसर के अंदर रहता है, मिलिट्री कमांडर के किसी एक सीनियर मिलिट्री कमांडर के अंदर रहता है ये, सो दैट इसकी इफिशियंसी से यूज हो पाए और डुप्लीकेशन जो है वो रिसोर्सेज का वो कम हो पाए, ठीक है। तो ये जॉइंट कमांड होती है। हमारे देश में अभी तक सिर्फ एक ही जॉइंट कमांड है, अंडमान एंड निकोबार पे, ठीक है। ये ट्राई सर्विस जॉइंट कमांड है, हमारी यहाँ की 2001 में बनी थी आफ्टर कारगिल वॉर। अब इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड क्या होती है? यूनिफाइड कमांड होती है तीनों सर्विसेज की, जो सिंगल कमांडर के अंतर्गत आती है। सीमलेस इफिशिएंसी के लिए इसको बनाया जाता है। ये जो इंटीग्रेटेड कमांड होती है ये किसी भी इंडिविजुअल सर्विस को रिपोर्ट नहीं करती, ये एक जॉइंट सर्विस होती है, ठीक है। तो किसी भी इंडिविजुअल सर्विस, ऐसा नहीं कि इंटीग्रेटेड कमांड है तो सिर्फ आर्मी को रिपोर्ट करेगी या सिर्फ नेवी को या सिर्फ एयरफोर्स को रिपोर्ट करेगी, ठीक है। ये इंडिविजुअल सर्विसेज को आंसरेबल नहीं होती है। इससे हम रिसोर्सेज का डुप्लीकेशन को रोक सकते हैं, हम इससे कोहेजन बढ़ा सकते हैं तीनों सर्विसेज के बीच में, और इससे एक चीज़ ये भी हो सकती है कि पेट्रोटिज्म वगैरह बढ़ेगा, क्योंकि ट्रस्ट बढ़ेगा लोगों का हमारी जो फोर्सेज हैं उनमें। एक है शेकतकर कमेटी रिपोर्ट। शेकतकर कमेटी आई थी, इन्होंने भी रिकमेंड किया था कि हमको 3 इंटीग्रेटेड कमांड्स की ज़रूरत है। एक तो हमें नॉर्थ में ज़रूरत है चाइना को काउंटर करने के लिए, एक वेस्ट में ज़रूरत है पाकिस्तान बॉर्डर पे, और एक साउथ में ज़रूरत है मैरीटाइम रोल के लिए, ठीक है। तो ये पूरा इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड क्या है मैंने आपको बताया। अब ये इशू क्या है, इसमें भी बात चल रही है 3 कमांड्स बनाने की, ठीक है। और इसमें बात चल रही है कि जो एयरफोर्स है वो, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि हम इंटीग्रेटेड डिफेंस सर्विसेज बनाएं या नहीं बनाएं, क्योंकि देखो इंडिविजुअल जो सर्विसेज हैं उनसे थोड़ा सा रिसोर्स का जो एलोकेशन है वो उनसे छिन जाएगा और इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसको लेकर थोड़े से इश्यूज चल रहे हैं। और 3 कमांड्स कौन सी बनाने का रिकमेंडेशन है,
तो देखो, पहली तो एयर डिफेंस और मैरीटाइम थिएटर कमांड बनाएंगे पहली, दूसरी एक वेस्टर्न फ्रंट पे बनाएंगे और एक ईस्टर्न फ्रंट पे ये इंटीग्रेटेड कमांड बनाने की प्रपोजल्स चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा इशू हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। अंडमान एंड निकोबार कमांड इज द ओनली इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड इन इंडिया फॉर्म्ड इन 2001 आफ्टर कारगिल वॉर। मैंने आपको बताया ये सही स्टेटमेंट है ना। अंडमान और निकोबार कमांड इकलौती इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है हमारे इंडिया में जो 2001 में बनी थी आफ्टर कारगिल वॉर, सही स्टेटमेंट है। शेकतकर कमेटी ने रिकमेंड किया है 3 इंटीग्रेटेड कमांड्स का, ये भी सही स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव वुड बी द आंसर। ठीक है, तो देखो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।